Hello and welcome to IGNOU BAPSH। तो BPSC 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का 11th यूनिट आज हम देखेंगे जिसका टाइटल है लीडरशिप। तो अगर मैं डेमोक्रेसी या फिर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और वो चीज़ इम्पॉर्टेंट भी होती है जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत सारे मल्टीपल रोल्स भी होते हैं, जैसे कि ये लोगों के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने में मदद करती है। जिन लोगों ने सदस्यों को चुन के भेजा है लेजिस्लेचर में, उनके लिए पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। लीडरशिप की वजह से जब भी ज़रूरत हो तो हमें आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन मिलती है कि किस तरीके से हमें सारी काम करने हैं, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि हम कलेक्टिव एक्शन को मोबिलाइज कर सकें, लोगों को मोबिलाइज कर सकें। उसी के साथ ही साथ जो लीडरशिप है वो इलेक्टेड बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करने का भी काम करती है डिफरेंट लेवल्स पे। तो ये सारी चीज़ें हम लीडरशिप से समझते हैं और ये एक सिंगल एक्ट यानी एक सिंगल लीडर के द्वारा करी जाती हैं। तो वहीं अगर हम इंडिया की बात करें जो कि एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है या सोसाइटी है, तो इंडिया में कोई भी लीडर किसी एक ग्रुप से नहीं आता, बल्कि उनके डिफरेंट आइडेंटिटी ग्रुप्स होते हैं। कोई लीडर कास्ट को चुन के आगे आते हैं, कोई लीडर लैंग्वेज को रख के आगे आते हैं, कोई रीजन, जेंडर, रिलीजन, इन सब से जो लीडर्स हैं वो हमारे देश में निकल निकल के आते हैं। और इनके जो फोकस इश्यूज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं जिस स्पेसिफिक ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। अगर कोई लीडर लिंग्विस्टिक ग्रुप से आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा फोकस अपना लैंग्वेज के टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं उन पर ही रखेगा। और ये सारी चीज़ें हम इंडिया में होती हुई भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीडरशिप ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा 1950s टू 1960s। तो इस टाइम पे जो इंडिया हुआ करता था 1950s का, इंडिपेंडेंस के 20 साल बाद नेहरूवियन एरा के नाम से इसे जाना जाता है। ये मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन के रूप में काम करता है। इसमें से लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेशनल मूवमेंट के भागीदार रह चुके होते हैं और इनके जो पॉलिटिकल आइडियल्स होते हैं ये मदद करते हैं देश को एक सोशो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए। इनमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं जो कि अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नॉलेज की वजह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के गाइड के अनुसार अपना काम करने का तरीका बनाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी हेल्प करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी डिबेट्स में भागीदारी देते हैं। इसमें ऐसे कुछ लीडर्स आते हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री और EMS नंबूतिरी बाद। तो ये ऐसे लीडर्स ये नेहरूवियन एरा में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके कॉन्ट्रास्ट में जाते हैं तो कुछ लीडर्स जो नेहरूवियन एरा के होते हैं वो इनको मोबिलाइज़ करते हैं, इनके सपोर्ट में रहते हैं। वहीं कुछ लीडर्स इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके, सरकार के बाहर रह के, जैसे आज के टाइम पे भी होता है। इस फ़ेज़ में नेहरू जो होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और ये एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारा इंडिया डेवलप हो सके। और ये जो डेवलपमेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम नेहरूवियन डेवलपमेंटल मॉडल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मॉडर्न इंडिया को कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड डेवलपमेंट की राह दिखाई जाती है, जैसे कि सेक्युलरिज्म, नॉन अलाइनमेंट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम इस पीरियड की बात करते हैं तो ये पीरियड कांग्रेस डोमिनेंस का होता है, जहाँ पर पूरे तरीके से जो कांग्रेस है वही पार्टी सेंटर में भी रहती है और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये भी सरकार बनाती है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि कांग्रेस लेड होती हैं। इस सिस्टम में अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो भी कांग्रेस की लीडरशिप ही नज़र आती है। वहाँ की सारी पॉलिटिकल डायरेक्शंस सेंटर से निकल के जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिज़ाइन रहती हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि केरल जैसी स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कांग्रेस एज वेल एज नॉन कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बनाती हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की जो लीडरशिप होती है वो पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, भले ही वो लैंड रिफॉर्म्स हों, वेलफेयर पॉलिसीज़ हों, एफर्मेटिव एक्शन हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो। इन सभी से इस पीरियड को जाना जाता है। लेकिन 1963 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो जाता है, इसी से एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है नेशनल लेवल की लीडरशिप में। अब इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलैरिटी कांग्रेस के समय पर हुआ करती थी 1960s के मिड तक, ये अब पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्लाइन पे चली जाती है। भारत में फूड क्राइसिस आ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, महंगाई होती है और इससे लोगों में
अविश्वास जैसी जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती हैं कांग्रेस पार्टी के ज़रिए। अब जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो नॉन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, अलग-अलग रीजन से वो निकल के आते हैं। जैसे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स उस समय की ऑपोजिशन में हुआ करते थे, जो कि मेनली सोशलिस्ट पार्टी से बिलॉन्ग करते, जैसे कि एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इन सभी से लीडर्स अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगते हैं और 1967 से 69 के बीच में ये कांग्रेस को हरा भी देते हैं। तो ये हुई बात यहाँ पर 50 से 60s की। अब हम बात करते हैं लीडरशिप ऑफ लेट 1960s टू लेट 1980s तक। अब जैसे ही 1967 में पिछले कुछ यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की बहुत बुरी हार होती है, इसकी लोकसभा सीटें भी बिखरने लगती हैं, कांग्रेस स्प्लिट भी हो जाती है। तो होता क्या है कि सेवरल स्टेट्स में होता क्या है कि जो कांग्रेस का सिस्टम होता है वो एंड हो जाता है। अब नए तरीके की लीडरशिप एमर्ज होने लगती है। कुछ लीडर्स जो इस नई तरीके के लीडरशिप में आते हैं वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं और उनके कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो हुआ करते थे ओवर पॉलिसी इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज एंड फैक्शनलिज्म, इन सभी की वजह से वो कांग्रेस से अलग होने लगते हैं और कांग्रेस से एग्जिट होने लगते हैं और ये अपनी-अपनी अलग-अलग पार्टीज़ बना लेते हैं जो कि उस तरीके की जो उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करने का काम करती हैं। ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट से भी आते हैं, कुछ रीजन से भी आते हैं, कोई एससी, एसटी को लेके आगे आने लगता है। तो इस तरीके की लीडरशिप जो पहले के ज़माने में सिर्फ़ कांग्रेस डोमिनेंस की लीडरशिप हुआ करती थी, लेट 1960s आते-आते अब लीडरशिप में ऐसा शिफ्ट आया, जो कि अलग-अलग स्टेट्स, रीजन्स, सोशियो स्पेसिफिक ग्रुप्स, इन सभी से अब लीडर्स जो हैं वो निकल के आने लगते हैं। कुछ लीडर्स स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल के जाते हैं, जैसे कि जो चरण सिंह होते हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में एक्टिव रहते हैं। देवीलाल भी हरियाणा में एक्टिव रहते हैं, बीजू पटनायक ओडिशा में, ज्योति बासु वेस्ट बंगाल में, करुणानिधि एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु में। तो ये सारे लीडर्स भी अब यहाँ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चरण सिंह को लें तो ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो उस समय की नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे, स्पेसिफिकली यूपी और बिहार में, उन सभी को मोबिलाइज़ करने का काम करते हैं और ये नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सेदारी अपनी दे चुके होते हैं अंटिल 1969। उसके बाद इन्हें यूपी का जो मुख्यमंत्री है, वो 2 बार बना दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये लैंड रिफॉर्म्स जैसी पॉलिसीज़ को उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। दूसरी जो ओबीसी कास्ट वगैरह होती हैं, इनके लिए भी ये फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो होती हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं और ये जो चरण सिंह होते हैं वो कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ है उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और इनका ये एम रहता है कि जो रिज़ॉल्यूशन है वो हमें लाना है ताकि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में ये 1977 के बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं और एक जनता पार्टी नाम की जो पार्टी होती है वो इनमें मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद ये कुछ महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें जयप्रकाश नारायण जी का दिया गया है, जिनको हम पॉपुलरली लोक नायक जेपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर उस समय के हुआ करते थे। तो जयप्रकाश नारायण जो होते हैं वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोगों को मोबिलाइज करने में अंडर द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1979 से पहले जो हम 1975 की इमरजेंसी देखते हैं तो उसी में जो जयप्रकाश नारायण हैं वो एमर्ज होके आते हैं और इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी की वजह से ही इनका जो रेजेंटमेंट है कांग्रेस के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है। इस मूवमेंट में जो जेपी हैं उनको लोक नायक के नाम से भी जाना लगता है, जहाँ पर ये वेरियस ग्रुप्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं, जिसमें मेनली स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। जेपी का ये मानना होता है कि हमें अब इस अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ जाना है और सोसाइटी में कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है ताकि सोसाइटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हम उसे चेंज कर सकें और इसे ये टोटल रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब हम आते हैं एन टी रामाराव पे। एन टी रामाराव एक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म स्टार होते हैं जो कि तेलुगु देशम पार्टी जो होती है, जो कि आज भी आंध्र प्रदेश में रूलिंग में है, 1982 में इसकी स्थापना करते हैं और ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं और ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि एक स्टेट में फुल फ्लेजेड मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाता है। आंध्र प्रदेश में ये बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। ये तेलुगु प्राइड जो कांग्रेस के समय पे खो चुका था तेलुगु लोगों का, ये जो रिप्रेशन हो रहा था कांग्रेस के
रूलिंग में, तो ये उसको दोबारा से रिस्टोर करने की बात करते हैं, जिसको तेलुगु प्राइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लेन भी करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हुआ करती थी, वो आंध्र प्रदेश के जो लीडर्स हुआ करते थे उनको रिस्पेक्टिवली ट्रीट नहीं किया करती थी। तो इसीलिए ये जो एनटी रामाराव हैं, ये यहाँ पर तेलुगु देशम के साथ एक सरकार बनाते हैं और तेलुगु प्राइड को रिस्टोर करने की बातें आंध्र प्रदेश में करते हैं। और जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़, जैसे कि जो मिड डे मील स्कीम है, और जो कपड़ा और जो चावल है, जो पुअर लोग हैं उनको ये देने का काम करते हैं। तो इससे अच्छी खासी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ने लगती है। अब हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। अब कर्पूरी ठाकुर लीडरशिप, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेशली इन दी हिंदी स्पीकिंग रीजन। अब ये जो कर्पूरी ठाकुर होते हैं, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर होते हैं, और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। ये बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में तकरीबन 40 साल के लिए मेंबर रहते हैं। उसके बाद ये एक सोशलिस्ट लीडर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार में ये एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाते हैं, ताकि जो बैकवर्ड क्लास को रिप्रेस किया जा रहा है उनको उनसे बचाया जा सके। और ये उसके लिए एक फार्मूला निकालते हैं जिसका नाम होता है कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर जो ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन कोटा होता है उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि ईबीसीज में इनको बांट दिया जाता है, और दूसरे सब ग्रुप्स में भी इनको बांट दिया जाता है। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला होता है, ये आगे जाकर जो भी ओबीसीज की रिजर्वेशन पॉलिसी आती है भारत में, उनका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जब भी हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला को हम यहाँ पर डिस्कस करते ही करते हैं, ताकि ओबीसीज का जो रिजर्वेशन है वो सही से हो सके। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एमर्ज होते हैं एज अ लीडर, जिनका अच्छा खासा सपोर्ट बेस बिहार की जो बैकवर्ड क्लास होती हैं ये बनाती हैं, और उसके बाद बिहार जो है वो आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं लीडरशिप फ्रॉम द 1990s। तो 1950s से 1990s तक हम ये देखते हैं कि कैसे नेहरू की पॉलिटिक्स आई। जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की मॉडर्न इंडिया को बनाने की। एक डोमिनेंट सिस्टम रहा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि रीजनल लेवल के लीडरशिप आने लगे 1960 से 1980s तक। अब बात करते हैं हम 1990s की। तो 1990s में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है हमारे देश में, जिनका इंट्रोडक्शन के नाम से हम जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। अब जो ये एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं वो अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अलॉन्ग विद स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, इनके साथ ये इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ये मार्केट में एक नया रोल प्ले करने लगते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट। अब इससे होता क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो मनमोहन सिंह होते हैं वो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इस पूरे पीरियड में हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उसका रोल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, स्पेशली बेस्ड ऑन द कास्ट, जिसमें दलित और ओबीसी, रिलीजन और विमेन, इन सभी से जो पॉलिटिक्स है वो खेली जाती है। अब इन सभी चेंजेस की वजह से जो लीडरशिप का नेचर होता है, जो नेहरू जी के ज़माने में डेवलपमेंट का हुआ करता था, 1960s के ज़माने में रीजनल डेवलपमेंट का हुआ करता था, अब वो 1990s आते आते अब जो कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन पॉलिटिक्स है, विमेन पॉलिटिक्स है, इन सभी पे जो लीडरशिप का नेचर है वो चेंज होने लगता है। अब ऐसे ही लीडर्स हमारे सामने निकल के भी आते हैं। जैसे कि इस पूरे प्रोसेस में हमें नई तरीके की लीडरशिप मिलती है, जिसमें ओबीसी, दलित और ये जो सारे चीज़ें होती हैं वो अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगती हैं। अब ये जो लीडरशिप होती है इनका एक कॉमन विजन रहता है, जिसका काम होता है सोशल जस्टिस और वेलफेयर को इम्प्लीमेंट करना। और इनकी इंस्पिरेशन आती है कुछ इंटेलेक्चुअल लीडर से, जो कि पहले के ज़माने से इनके इंटेलेक्चुअल जो लीडर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें 1990s में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं विमेन लीडरशिप की। तो इंडिया में बहुत ही लंबे समय तक ये देखा जाता है कि जो इंडिया की लीडरशिप है वो पुरुषों द्वारा ही डोमिनेटेड रहती है। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी जी की सरकार 1960s से 1984 तक यहाँ पर बनती है, तो इससे पता लगता है कि जो प्रेजेंस ऑफ विमेन है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, उसका धीरे धीरे अब इमरजेंस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत की, वो एक विजुअल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारी लीडरशिप है, जो मेल डोमिनेटेड लीडरशिप है, उसमें विमेन के लिए भी कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट हो सके। और इसके बाद से ही
बहुत सारी डिबेट्स यहाँ पर चालू हो जाते हैं कि विमेन को भी हमें पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, और जो डिमांड होती है विमेन रिजर्वेशन की, वो भी इसी समय से जो समय है वो चालू हो जाती है। लेजिस्लेटिव बॉडीज में इनको रिजर्वेशन की मांग की जाती है, जैसे कि 33% जो विमेन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटीज़ में इनको जो रिजर्वेशन है इनको दी जाती है। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स में भी इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और इस समय के बाद से ही हमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलता है विमेन का, जो कि पॉलिटिक्स में आने लगती हैं। एग्जाम्पल के रूप में सुचेता कृपलानी जी जो कि उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आनंदीबेन पटेल गुजरात में, अवारा तैमूर जो हैं वो आसाम में आती हैं, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, उसके बाद जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, और जो राबड़ी देवी हैं वो बिहार, और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। तो इन सभी विमेन लीडर से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की विमेन लीडरशिप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की, उस समय के बाद से ही जो विमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो इंडिया में शुरू होती है, और विमेन भी अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगती हैं। तो यहीं तक हमारा पूरा यूनिट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।